हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है विनाश के वृक्ष और जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी। पेड़ पौधों में भी जान होती है, इस बात का तो पता ध्रुव को पहले से था, लेकिन इस कथन को सच साबित होते हुए वह पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने की कीमत थी उसकी मौत। रुक जाओ वनपुत्र, तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। अब मुझे न्याय करने से कोई नहीं रोक सकता है। ध्रुव, तुम भी नहीं रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सांसें अब खुद रुकने वाली है। हजारों वर्ग मील के इलाके में फैले नेशनल फॉरेस्ट के घने जंगल अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए हुए हैं, इसका पता खुद फॉरेस्ट गार्डों को भी नहीं है। हम फॉरेस्ट गार्डों की ड्यूटी इन जंगलों के साथ साथ पशु पक्षी और कबीलों की रक्षा करनी भी है। इन पेड़ों के बीच में सिर्फ दुर्लभ जंगली पशु पक्षी ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कबीले भी जिंदा हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। यह तो मैं समझ गया, लेकिन शेखर, तुमको खतरा किससे, यह भी तो बताओ। तुम मुझे गैर कानूनी शिकारियों से, और उनसे भी ज़्यादा पेड़ों की गैर कानूनी कटाई करने वालों से। वे लोग इतनी अंधाधुंध गति से पेड़ों की कटाई करते हैं कि जल्द ही तुम इस जंगल की जगह रेगिस्तान नजर आएगा। ऐसा है तो तुम उन अपराधी को पकड़ते क्यों नहीं हो? चाहता तो हम भी यही है ध्रुव, लेकिन हमारे लिए फिलहाल हजारों मील में फैले इस जंगल पर नजर रखना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो तुम्हारे डिपार्टमेंट ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तुमसे राय मांगी है। वन तो हमारी संपत्ति है, इनको बचाने के लिए तो मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ। ओ माय गॉड, क्या हुआ शेखर? वह देखो ध्रुव, किसी ने पेड़ों को काटकर एक नया रास्ता बनाया हूँ। ये देखो जमीन में ये गड्ढे। हाँ, लेकिन इन गड्ढों से क्या? ये हाथी के पैरों के निशान है शेखर। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आओ देखते हैं कि क्या चक्कर है। लेकिन ऐसे जंगल के अंदर जाना बहुत खतरनाक है ध्रुव। तुम शायद जानते नहीं कि यहाँ खूंखार शेर चीते खुलेआम घूमते हैं। हमको राइफल, टार्च और पूरी सर्च पार्टी को लेकर यहाँ आना चाहिए। मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है शेखर। वैसे अगर तुम चाहो तो वापस लौट सकते हो। मन तो जाने का ही करता है, लेकिन ऐसा करने से ध्रुव को मुझ पर नहीं, ऐसा नहीं। नहीं ध्रुव, जब तुम साथ हो तो डर कैसा? तो फिर चलो शेखर, देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और घने घने जंगलों के अंदर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कायलो, इतनी देर से एक ही पेड़ काट रहे हो। कोई भी खूंखार जंगली जानवर या फॉरेस्ट गार्ड यहाँ आ सकता है। बस साहब, अभी थोड़ी देर में काम हो जाता है। आरी के पहने दांत पेड़ के तनों में धंसते चले गए और कई मीटर ऊंचा वृक्ष जैसे कराह कर नीचे आ गिरा हो जमीन पर। लेकिन पेड़ की यह कराह अनसुनी नहीं हुई। किसी ने यह कराह सुनी और उसकी क्रुद्ध सुर्ख आंखें खून से लाल हो गई थी। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है। अम्मा, नमूदरी सेठ के आदमी होकर इतना डर रहे हो? हमें कौन पकड़ेगा? हाँ, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका मुंह या तो नोटों से बंद कर देंगे या उसकी जुबान हम हमेशा क्लियर बंद कर देंगे। रुक जाओ हत्यारों। सबके सर एक साथ घूम गए। सबकी आंखों में भय झूलने लगा था, जो अगले ही पल गायब हो गया, क्योंकि उनके सामने फॉरेस्ट गार्ड नहीं बल्कि एक जंगली खड़ा था। हा हा, एक सेकंड के लिए तो साला दिल धड़कना ही भूल गया था। यह जंगली तो बोलना भी जानता। कहो क्या चाहते हो? न्याय, खून का बदला खून। तुम इन पेड़ों की मौत का बदला तुम लोगों की मौत से होगा। पेड़ों की मौत? यह तो कोई पागल लगता है सिटी, लेकिन इसने हमें पेड़ काटते हुए देख लिया। अगर इसने रिपोर्ट कर दी तो मामला बढ़ जाएगा और फिर झमेला खड़ा हो जाएगा। फिर कहो तो इसकी खोपड़ी में मैं छेद कर देता हूँ। नहीं, पिस्तौल बहुत हल्का करती है। ये बेचारा तो देवा के पैरों तले कुचल कर मारा जाएगा। खतरनाक जंगल में खतरनाक हादसा। चलो देवा। देवा के खंभे जैसे मोटे पैर जंगली को कुचल देने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह जंगली अपने स्थान पर शांत खड़ा रहा। सिर्फ उसके हाथ हवा में उठे और उसके मुंह से एक बुदबुदाहट सी उभरी। अगले ही पल एक सरसराहट के साथ उसके अगल बगल में उगे छोटे छोटे पौधे देखते ही देखते विशाल वृक्ष का रूप धारण करने लगे। देवा का भीम का शरीर अपनी गति रोक ना पाया और अपने रास्ते में एकाएक उगाई उस बाधा से जा टकराया। टक्कर जोरदार थी। देवा एक चिंगाड़ के साथ जमीन पर आ गिरा। पेड़ों की जड़ें भी हिल गई थी, लेकिन फिर भी वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। सभी की आंखें आश्चर्य से गोल हो गई। यह तो कोई जादूगर है स्वामी। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से भाग लो। स्वामी ने मुसीबत से भागना नहीं सीखा है सिटी, बल्कि उसका खात्मा कर देना सीखा है। स्वामी की उंगलियां राइफल के इर्द गिर्द कसने लगी और एक धमाका हुआ। निशाना सच्चा था। गोली जंगली के सीने की तरफ तेजी से लपकी, लेकिन वह जंगली अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। उसको यह नहीं पता था कि यह धमाका मौत की आवाज़ है और गोली उसकी मौत है। लेकिन किसी को शायद यह बात पता थी। पेड़ की एक डाल अपने आप आगे बढ़ी और गोली और जंगली के बीच में आ गई, और गोली ने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जंगली के दिल की तरफ बढ़ती गोली कंधे से रगड़ खाती हुई निकल गई और एकाएक जंगली के गले से एक चीख उभरी। चीख ने जंगली के अंदर सोए वैसी को जगा दिया और अगले ही पल सारा जंगल फट पड़ा। चारों तरफ से बढ़कर पेड़, डालों, बेलों और जटाओं ने हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किसी को कोई मौका नहीं मिला। हमको छोड़ दो।
छोड़ दूं अपने दोस्तों को, बेदर्दी से काट डालने वालों को छोड़ दूं मैं? कभी नहीं। अब ये बेबस तुमसे बदला लेंगे, ये तुम्हारी जान लेंगे। नहीं नहीं, इससे हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो हमने अपने मालिक नमूदरी के हुक्म से किया। हाँ, अगर वह हमसे यह नहीं कहता तो हम ये पेड़ कभी नहीं काटते। तो इस हरियाली का असली दुश्मन तो तेरा मालिक नमूदरी है। कहाँ रहता है वह? गिद्ध बोल। वह शहर में रहता है। ठीक किसी वक्त ध्रुव और शेखर वहाँ पहुँचे। यह सब क्या हो रहा है साहब? हमारी जान बचाइए साहब, हम अपना जुर्म कबूलते हैं, लेकिन हमें इससे बचा लीजिए साहब। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। जंगली एक बार फिर से बुदबुदाया और जटाओं ने सबकी गर्दनों को दबाना शुरू कर दिया। आश्चर्य, पेड़ इसकी बात मान रहे हैं, लेकिन इसको यह सब करने से रोकना होगा। समझने का भी समय नहीं था। ध्रुव को अपनी बात बलपूर्वक ही मनवानी थी, लेकिन जंगली सतर्क था। तू भी इनका दोस्त है तो ले, तू भी मर। इशारा मिलते ही एक डाल ने तेजी से बढ़कर ध्रुव और शेखन की गर्दनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और दोनों का दम घुटने लगता है और फंदा धीरे धीरे कसने लगा। अब वनपुत्र न्याय करेगा, हत्यारों को सजा मिलेगी और वह है मौत की सजा। ध्रुव वनपुत्र को जाते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि इसमें पहला सवाल जिंदगी या मौत का था, जिसका जवाब मौत था। लेकिन तभी मौत से लड़ते ध्रुव की नज़र देवा पर पड़ी और उसको जवाब मिल गया। तभी ध्रुव के गले से एक चिंगाड़ उभरती है। एक धीमी चिंगाड़ की आवाज़ सुनकर देवा ने आंखें खोली। कोई दोस्त उसे मदद के लिए पुकार रहा था। दूसरी पुकार ने देवा के शरीर में फुर्ती भर दी। वह एक झटके में उठ खड़ा हुआ और आगे लपकता है। अब तक ध्रुव और शेखर का चेहरा नीला पड़ने लगा था। ध्रुव की आवाज़ निकलनी भी बंद हो चुकी थी, लेकिन देवा को संदेश मिल चुका था कि उसकी पहली टक्कर से पेड़ की जड़ें वैसे ही कमज़ोर पड़ गई थी और उसके दूसरे धक्के ने पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। ध्रुव और शेखर के गले में पड़ा डाल का फंदा तुरंत ढीला पड़ गया। ओह ध्रुव, उधर देखो। दूसरे लोग उतने भाग्यवान नहीं थे। अब कुछ नहीं किया जा सकता है शेखर, ये सब मर चुके हैं। ओ माय गॉड, यानी वह जंगली तो बहुत खतरनाक है। उसके पास अद्भुत शक्ति है शेखर। जैसे मैं पशु पक्षियों से बात कर सकता हूँ, वह पेड़ पौधों से बात कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे उसके आदेश पर अपना आकार बढ़ा लेते हैं और आश्चर्यजनक हरकतें कर सकते हैं, और ये बातें उसको और भी खतरनाक बना देती हैं। अब ना जाने वह क्या करेगा। हमको सिर्फ इतना ही पता है कि वह शहर की तरफ गया है, लेकिन शहर में कहाँ, यह तो सिर्फ इन लोगों से पता चल सकता था। लेकिन अब इनकी जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो गई है। इस वक्त हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, पूरे राजनगर की पुलिस को अलर्ट करने का। मेरी मोटरसाइकिल में पुलिस बैंड ट्रांसमीटर लगा है, उससे हम पुलिस हेडक्वार्टर को तुरंत मैसेज भेज सकते हैं। तो चलो चलते हैं। लेकिन इस चक्कर में असली काम तो रह ही गया है, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था का। इसके लिए मुझको दो बातों की जानकारी चाहिए। पहली कि यह पेड़ों की अवैध कटाई कहाँ कहाँ और किस किस दिन हुई है, और दूसरी यह कि उस दिन इस एरिया में किस किस फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी लगी थी। यह रिपोर्ट तो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे इसे समझना आसान हो जाएगा कि नेशनल फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ नमूदरी की तलाश में वनपुत्र राजनगर आ पहुँचा था। शहर का वातावरण वनपुत्र के लिए अनजान और डरावना था, लेकिन वह भयभीत नहीं था। कभी इस जगह पर हरा भरा जंगल हुआ करता था दोस्त, लेकिन तुम्हारे जैसे लाखों पेड़ों की हत्या करके यहाँ पर मिट्टी के ऊंचे मकान बना दिए गए हैं। आखिर ये इंसान कब समझेंगे कि तुम्हारी जानों की भी कोई कीमत है? तुम लोग इनको क्या कुछ नहीं देते, लेकिन बदले में ये तुम्हारी लाशों का सौदा करते हैं। इसकी कीमत इन सबको चुकानी पड़ेगी, और शुरुआत होगी इस नमूदरी से। वह कौन है सर? कहीं यह वही तो नहीं है जिसके लिए शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है? इस जंगली के लिए लगता तो नहीं, पर हो सकता है यह वही हो। चलो देखते हैं कि कौन है यह। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हमारी बात समझ रहा है ना? कुछ बोलता क्यों नहीं है? तुम भी कमाल करते हो हवलदार बहादुर। यह अनपढ़ और जाहिल जंगली हमारी भाषा कैसे समझेगा? तो इसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ मैं, चलो मेरे साथ। लेकिन हवलदार वनपुत्र को हिला तक नहीं पाया था। तुम जानते हो कि नमूदरी कहाँ रहता है? अरे तू तो हमारी भाषा जानता है। नमूदरी? कौन नमूदरी? अच्छा नमूदरी, हाँ हाँ चलो हम तुझको उसके पास ले चलते हैं। वनपुत्र ने चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, पर तभी पेड़ के पत्ते बगैर हवा के हिलने लगे। वातावरण में एक सरसराहट उभरने लगी। पेड़ वनपुत्र को कुछ बता रहा था। तो तुम मुझे पकड़ने आए हो नादान इंसानों? वनपुत्र को पकड़ना खेल नहीं है। वनपुत्र ने एक हल्का सा इशारा किया और पेड़ की मोटी जड़ें सड़क की सतहों को फाड़कर बाहर निकलने लगती है। पलक झपकते ही जड़ों ने ऑक्टोपस की बाहों की तरह हर वस्तु को अपनी मजबूत जकड़ में लपेट लिया था। अभी सिर्फ चेतावनी देता हूँ, लेकिन अगली बार मेरा रास्ता रोका तो तुमको मैं ख़त्म कर दूंगा। अब बोलो, मुझे नमूदरी कहाँ मिलेगा? हमको नहीं पता है। इस नाम के तो कई आदमी इस शहर में रहते हैं। कोई परवाह नहीं, उस दुष्ट का पता मैं लगा ही लूँगा। वनपुत्र का न्याय होकर ही रहेगा। और शहर के एक हिस्से में सेठ, नमूदरी सेठ, गजब हो गया। क्या हो गया? तेरे पीछे पीपल का भूत लग गया है क्या? माल गोदाम तक पहुँचा या नहीं? माल को छोड़ो सेठ, हमारे सारे आदमियों को पेड़ों ने मार डाला है। रास्ते में ठर्रा पीता हुआ आया है क्या? बोलना भी नहीं आता है। ऐसा बोल कि आदमी पेड़ के नीचे दब गए हैं, लेकिन सारे के सारे आदमी एक साथ पेड़ के नीचे कैसे दब सकते हैं?
दबे नहीं सेठ, पेड़ों ने उनका गला दबाकर मार डाला है। उफ, क्या बकता है गधे। सच बोलता हूँ सेठ, पेड़ों ने ऐसा एक जंगली के इशारे पर किया है। और अब वह आपको मारने के लिए शहर आया है। मुझे मारने के लिए या मेरे हाथों मरने के लिए? यही चंडू खाने की सुनाने आया था यहाँ पर। क्यों मुझे गुस्सा दिलाकर एक और कत्ल करने पर तू मजबूर करता है मुझे? जा भाग यहाँ से। गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नबूदरी, तुम्हारा आदमी 100% सच बोल रहा है। उसको यह सब मैंने ही बताया था। कौन है बे तू? ओह, फॉरेस्ट गार्ड नायर। क्या मैं तेरे को हफ्ता इसलिए देता हूँ कि तू मेरे को गप्पे सुनाया करे? खबर सही है नबूदरी, तुम्हारे सारे आदमी एक जंगली ने मार डाले हैं और अब वह तुमको ढूंढने शहर में आया है। वह तुमको पेड़ों का हत्यारा समझता है। और सुनो, किसी गलतफहमी में न रहना, इस जंगली के पास वाकई अद्भुत ताकत है। पेड़ पौधे उसकी बात पालतू की तरह मानते हैं। वैसे पूरे शहर में पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए रेड अलर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरी मानो तो तुम सावधान रहना। और पुलिस हेडक्वार्टर में हमारी एक पुलिस पार्टी को उस जंगली का पता चल गया था ध्रुव। लेकिन अब मैं कैसे कहूँ, लेकिन उनकी जीप को एक पेड़ों ने की जड़ों ने तोड़ दिया। और जब मुझे यह रिपोर्ट मिली तो ऐसा लगा कि पुलिस रिपोर्ट नहीं बल्कि चंद्रकांता संताति की कहानी हो कोई। यह कहानी नहीं बल्कि आश्चर्यजनक सत्य है सर। उस जंगली वन पुत्र के पास अद्भुत शक्ति है। फिर वह कहाँ गया पता नहीं। कोई भी पुलिस वाला उसका पीछा नहीं कर पाया, लेकिन वह कब तक छिपेगा उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। वैसे अगर हमको इस शहर में उसका आने का कारण पता होता तो उसको ढूंढने में ज़्यादा आसानी रहती। यह पता चला कि जंगल में मारने वाले किसके आदमी थे। अभी तक उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उनकी शिनाख्त हो जाएगी। पुत्र की तलाश जारी थी। यह रही पेड़ों की एक और कब्रगाह। यहाँ से मुझे नबूदरी के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी। और अंदर चलो अहमद, अब दुकान बंद की जाए। अब तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद रहेगी। कौन है भाई तुम? वन पुत्र की शख्सियत किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी कि कौन हो तुम? दूसरी तरफ, उफ, यह फ़ोन भी जब जरूरी हो तब कभी नहीं मिलता है। किसको फ़ोन मिला रहे हो? कैप्टन फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर को। मुझे उससे एक रिपोर्ट लेनी थी। ना जाने क्यों अब तक उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई है। ऐसा है तो मैं फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट ले आता हूँ। शेखर तो ऑफिस में ही होगा ना? हाँ, आजकल उसकी 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है। वह ऑफिस में ही होगा। ओके, तो मैं चलता हूँ। रेनू तो अब ड्यूटी संभालने ही आती होगी। अहमद और खालिद की समस्या अभी सुलझनी बाकी थी। खाम का डरा रहे हो खालिद? यह तो कोई आदिवासी है। खाओ, कोई काम वाम चाहिए क्या? या भूख लगी है, खाना चाहिए? मुझे नबूदरी चाहिए। नबूदरी? कौन नबूदरी? वही नबूदरी जो तुम्हारी तरह इन पेड़ों की लाशों का व्यापार करता है। पेड़ों की लाश यानी ये लट्ठे? यह नबूदरी सेठ की बात कर रहा है अहमद, जो हमें 2 नंबर वाला माल सप्लाई करता है। इसे कुछ बताना मत। मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं। तुम तो जन्मजात डरपोक हो खालिद। बहुत नाटक हो गया। मैं इसको अभी उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। अब तू जाता है या धक्के मारकर तुझे मैं बाहर निकालूं? अहमद का हाथ वन पुत्र को धक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं रुक कर रह गया। उसका हाथ यह का खालिद बचाओ। अगले ही पल नाजुक पत्ती ने अहमद को हवा में उछाल फेंका। अरे मर गया मैं तो। खालिद ने यह भयावह दृश्य देखकर बौखला कर कुल्हाड़ी उठा ली। भाग जा जंगली तू, नहीं तो तुझे मैं इन लट्ठों की तरह अभी तक काट डालूंगा। अभी देखते हैं कौन किसको काटता है। वन पुत्र के हल्के से इशारे पर एक दूसरे पौधे ने बढ़कर खालिद का हाथ पकड़ लिया। कुल्हाड़ी घूमकर खालिद की गर्दन पर आ टिकी। इसी से पेड़ों के टुकड़े टुकड़े करते हो ना तुम लोग। अब देखते हैं कि यह तुम्हारी गर्दन के टुकड़े कर पाती है या नहीं। नहीं, रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। तो फिर बता, नमूदरी कहाँ मिलेगा? छाया टावर में। मुझे तेरे शहर के रास्ते नहीं पता। तुझे मेरे साथ वहाँ तक चलना होगा। चलूंगा चलूंगा, पर पहले इसे मेरी गर्दन से तो हटाओ तुम। चलो, लेकिन याद रखना, अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुमको कभी सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ तुम्हारे वन पुत्र का तो कोई पता नहीं चला ध्रुव, लेकिन जंगल में मरे उन आदमियों की शिनाख्त हो गई है। कौन थे वे आदमी? वे नबूदरी के आदमी थे। टिम्बर किंग नबूदरी, जिसने पेड़ों की अवैध कटाई से बेहिसाब पैसा कमाया है। ऑफिस में दबे पांव घुसने वाला व्यक्ति शेखर नहीं था, और ना ही उसके बदन पर फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी थी। पीटर ने कुछ करने से पहले अभी और देखने का निर्णय लिया, और उसने जो को देखा उससे उसकी आंखें फैलती चली गई। मामला निश्चित तौर पर गड़बड़ था। एक नई बात से अनजान ध्रुव नबूदरी की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वन पुत्र पहले ही नबूदरी तक पहुंच चुका था। नबूदरी यहीं पर रहता है, लेकिन तुम उस तक जिंदा नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि नबूदरी सेठ को तुम्हारे आने की खबर पहले ही लग चुकी है। अब वह इस इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर आराम से बैठा होगा, और हर मंजिल पर उसके आदमी हाथों में हथियार लिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब वन पुत्र को न्याय करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। पत्ती धीरे धीरे खालिद की गर्दन पर कसने लगी, और एक झटके से खालिद अपने होश को बैठा। वन पुत्र ने बाहर निकलकर चारों तरफ का जायजा लिया, और फिर अंधेरे में गायब हो गया। वन पुत्र को अंधेरे में ज्यादा साफ दिखाई पड़ता था। ध्रुव अभी भी नमूदरी से 10 मिनट की दूरी पर था, और वन पुत्र बहुत करीब था। पहरेदारों को मुंह खोलने का भी मौका नहीं मिला। यह रोशनी पसंद नहीं है, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? जवाब में पेड़ की पत्तियां सरसराई। इस लोहे की रस्सी को तोड़ने से, यानी इसको तोड़ देने से रोशनियां बंद हो जाएगी। बहुत आसान रास्ता है। और अगले ही मिनट एक पेड़ की डाल ने वन पुत्र के इशारे पर
बढ़कर बिजली के तारों को दो टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब सवाल ऊपर चढ़ने का है दोस्त। वनपुत्र ने मुस्कुरा कर एक बेल को थपथपाया और एक बेल सांप की तरह बल खाती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। वनपुत्र किसी बंदर की सी फुर्ती के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते अंधेरे के साथ घुल मिल गया। बिजली गुल होने से नमूद्री की घबराहट बढ़ गई थी। ये बिजली को क्या हो गया है कामा, पता नहीं सेठ। आसपास की तो सारी बत्तियां जल रही हैं। कहीं कहीं वह फॉरेस्ट गार्ड सही तो नहीं कह रहा था। शायद ये काम उसी जंगली का है। आप भी परियों की कहानी पर यकीन करने लगे हैं सेठ। वैसे अगर वह सच में कोई है और यहाँ तक आ गया है तो यहाँ से उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। हर मंजिल पर हमारे आदमी बंदूक लिए तैनात है। मैं जनरेटर चालू कर आता हूँ। कम से कम इस मंजिल पर लाइट तो आए। जनरेटर धड़धड़ाहट के साथ स्टार्ट हुआ और पूरा कमरा रोशनियों से चमका गया। कमरे की हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगती थी और साथ में वनपुत्र भी। नमूद्री पहली नज़र में ही समझ गया कि यह कौन है। यही है कामा, यही है वह जंगली। मुझे बचाओ, डरो मत नमूद्री सेठ। मैं अभी इसको परलोक पहुंचा देता हूँ। तो तुम हो नमूद्री, तो तुम हो वो नमूद्री। मेरी तलाश आखिर खत्म हुई। पिस्तौल उठी मगर चल नहीं पाई। सही बोलता था नायर, सही बोलता था। ये मेरे को मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। उससे पहले मैं इसको मच्छर की तरह मसल दूंगा सेठ। कामा वनपुत्र को मसल डालने के लिए आगे की तरफ लग पड़ता है, लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। में पले वनपुत्र का शरीर खुद भी एक पेड़ के तने की तरह सख्त हो गया था, वैसी जानवरों की तरह। लेकिन वह आधुनिक कुश्ती के दाव पेचों से वाकिफ नहीं था जिसमें कामा को महारत हासिल थी। अब मैं तुझे जरासंध की तरह दो टुकड़ों में चीर डालूंगा। पकड़ मजबूत थी और दर्द असहनीय, लेकिन वनपुत्र चिल्लाया नहीं, बल्कि उसके मुंह से फिर से एक हल्की सी सरसराहट निकली और क्या कैक्टस के एक पौधे ने तेजी से बढ़कर कामा को अपनी लपेट में ले लिया। एक साथ हजारों कांटों की चुभन को कामा सहन नहीं कर पाया और जमीन पर आ गिरा। बोल नमूद्री, अब तुझे कौन बचाएगा। बचाने वाला बिल्डिंग के नीचे तक पहुंच चुका था। उफ, यानी है वनपुत्र यहाँ तक आ पहुंचा है। ये दोनों बेहोश पहरेदार इस बात की गवाही दे रहे हैं। ये बिजली का तार भी टूटा हुआ है। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई है। सिर्फ टॉप फ्लोर पर अभी भी रोशनी हो रही है। शायद जनरेटर चल रहा है। हल्की सी आवाज़ भी आ रही है, यानी लिफ्ट भी नहीं चल रही होगी। और मुझे जल्दी से जल्दी टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, क्योंकि नमूद्री सरतिया वहाँ पर है और शायद वनपुत्र भी। और अब एक ही रास्ता है, बिजली का यह टूटा हुआ तार। एक मोटा तार बिल्डिंग के ऊपर तक गया हुआ है। लगता है नमूद्री ने ऊपर कोई फैक्ट्री लगाई हुई है और उसके लिए यह एक अलग से कनेक्शन लिया है। अच्छा ही है, क्योंकि इस वक्त मुझे एक पलक झपकते बिल्डिंग के ऊपर तक ले जाएगा। ध्रुव के मजबूत हाथों ने तार को एक पेड़ की जड़ों के साथ कसकर बांध दिया। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को हल्का सा उछाला और अगला पहिया तार पर आ टिका। लेकिन ध्रुव के लिए ऐसे खतरे रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से थे। और ऐसे कामों में चूक करना ध्रुव ने कभी सीखा ही नहीं था। ध्रुव की मोटरसाइकिल एक खतरनाक सफर पर बढ़ चली। एक ऐसे सफर पर जिसमें जरा सी भी चूक का मतलब था कई सौ फुट नीचे खड़ी जमीन पर गिरना, जिसका नतीजा था सिर्फ एक मौत, और वह थी एक दर्दनाक मौत। रुक जाओ वनपुत्र, तुम अपने होश-हवास खो बैठे हो। तुम जो करने जा रहे हो वह ठीक नहीं है। तो तुम अपने दोस्त को बचाने यहाँ तक आ पहुँचे हो, यानी अब मुझे पहले तुमसे ही निपटना होगा। नमूद्री मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन उसको कोई भी सजा देना कानून का काम है, मेरा या तुम्हारा नहीं है। इसलिए नमूद्री को नुकसान पहुँचाने से पहले तुमको ध्रुव को पार करना होगा। ध्रुव को तुम जैसे कमज़ोर इंसानों से निपटना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये काम तो मेरे ये साथी कर देंगे। ओह, मैं समझता था कि तुम्हारा हुक्म सिर्फ जंगली वृक्ष ही मानते हैं, पेड़ पौधे तुम इंसानों की तरह आपस में भेदभाव नहीं करते हैं बच्चे। इसलिए तुम लोग पेड़ पौधों को कभी समझ नहीं सके। इनको कसाईयों की तरह काटते रहते हो, लेकिन तुम इनको इतनी अच्छी तरह से कैसे समझते हो। यह हमारे वंश के पास सदियों से है और यह विद्या इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। मेरे पिता मृत्यु से पहले यह विद्या मुझे सिखा गए थे। इन पत्तों की सरसराहट कभी ध्यान से सुनोगे तो खुद समझ जाओगे कि पेड़ पौधे तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हारे आदेश पर यह अपना आकार इतनी जल्दी कैसे बढ़ा लेते हैं। पेड़ पौधों में आश्चर्यजनक ऊर्जा इकट्ठी रहती है, जिसका क्या उपयोग किया जाए यह खुद उनको पता नहीं होता है। उसी बोल लेता हूँ, बड़ा अजीब सवाल है। जो तुम्हारी भाषा है वही भाषा हमारी है। इस दौरान दोनों में से किसी का भी ध्यान नमूद्री पर नहीं था और अब तक वह आज़ाद हो चुका था। अरे, यह दुष्ट आज़ाद हो गया है। तुम मुझे जानबूझकर बातों में उलझाए रहे ताकि तुम्हारा साथी मौका मिलकर भाग सके। नहीं वनपुत्र, वह मेरा साथी नहीं है। रुक जाओ वनपुत्र, मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक वनपुत्र कमरे से बाहर निकल चुका था। उफ, नमूद्री बहुत खतरनाक आदमी है। अपनी सारी शक्तियों के बावजूद वनपुत्र उसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि नमूद्री उसको ऐसी जगह ले जाकर मारेगा जहाँ पर वनपुत्र की मदद करने के लिए कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा। और मैं उसको बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन पौधों ने मुझे इतनी कसकर जकड़ रखा है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। उधर नमूद्री ने अपने छिपने के लिए जगह ढूंढ ली थी। इसी आरा मशीन फैक्ट्री में उस जंगली की कब्र बनेगी। यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई घास का तिनका तक भी नहीं है।
वह आ रहा है, मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अब इस शेड के बाहर या वह जंगली जिंदा निकलेगा या फिर मैं। जंगल में परवरिश पाए वन पुत्र के लिए शिकार को ढूंढ निकालना मामूली सी बात थी। वह यहीं कहीं पर छिपा हुआ है, मैं उसकी गंध सूंघ सकता हूँ और एक बार मैं पता लगा सकता हूँ कि वह कहाँ पर छिपा है। नंबूदरी को मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा है। अब भागने से काम नहीं चलेगा, अब इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा, लेकिन मुकाबला करना बेवकूफ़ी क्योंकि वन पुत्र के शरीर में चीते की सी फुर्ती थी और हाथी की सी ताकत थी। लेकिन नमूद्री को यह लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी थी। आह बेवकूफ़ जंगली, अब तू ठीक वहीं पर आ खड़ा है जहाँ पर मैं तुझे खड़ा करना चाहता था। अब मैं तुमको ठीक वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त पेड़ों को मारा। हा हा हा। अगले ही पल एक शिकंजे ने वन पुत्र को हवा में उठा लिया और एक लंबी बेंच पर पटक दिया। इससे पहले कि वन पुत्र कुछ समझ पाता, उसके हाथ और पैर धातुओं के शिकंजे में कस गए थे और एक गोल आरी तेजी से घूमती हुई वन पुत्र के शरीर के टुकड़े करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती। इधर नमूदरी हंसने लगता है खतरनाक हंसी। वन पुत्र की मदद करने के लिए आसपास में कोई पेड़ पौधा भी नहीं था। ध्रुव अब तक पौधों के शिकंजे से निकलने की बेकार कोशिश कर रहा था। उफ, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस मामूली से पौधे की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि नमूदरी या वन पुत्र दोनों में से किसी एक की जान को तो खतरा है और इन दोनों में से किसी को भी मैं मरने नहीं दे सकता हूँ। वन पुत्र ने कहा था कि पौधे बात करते हैं, देखो कि वे मुझसे बात करते हैं या नहीं। सुनो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। आश्चर्य है, इसकी पकड़ तो सच में ढीली पड़ रही है, इसका आकार भी छोटा हो रहा है। मुझे तुम्हारे दोस्त को बचाना है, वरना वह मार दिया जाएगा। पौधे को ध्रुव की सच्ची भावना का एहसास जरूर हो गया था, क्योंकि देखते ही देखते पौधे ने ध्रुव पर से अपनी पकड़ छोड़ दी थी। धन्यवाद दोस्त। अब देखो कि वे दोनों कहाँ गए हैं। बाहर कॉरिडोर के सन्नाटे को एक धीमी आवाज़ तोड़ रही थी। यह तो आरा मशीन की आवाज़ है, यह आवाज़ उस तरफ से आ रही है। वे दोनों जरूर उसी तरफ होंगे। लकड़ी को मक्खन की तरह काटते हुए आरी के तेज दांत अब वन पुत्र के बदन में गड़ने के लिए बेताब हो रहे थे। और जब तक ध्रुव वहां पहुंचता तब तक वन पुत्र और आरी के बीच की दूरी एक बाल जितनी रह गई थी। अब दिमाग से काम लेने का वक्त नहीं था। अब वन पुत्र को अगर कोई बचा सकता था तो साहस का एक नायाब उदाहरण। ध्रुव के फौलादी हाथ घूमती आरी के दांतों पर कस गए और ध्रुव के हाथों को काटती हुई आरी एक झटके से रुक गई। अब वन पुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। नमूदरी यह सब देखकर बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन ध्रुव उसके पीछे नहीं लपका, क्योंकि वन पुत्र को आज़ाद करना अभी बाकी था। ध्रुव कंट्रोल पैनल के सारे बटनों को एक एक करके दबाता चला गया और वन पुत्र के शरीर पर कसे धातु के शिकंजे खुल गए। अब ध्रुव नमूदरी के पीछे लपका। ने वन पुत्र की हत्या का प्रयास करके अपराध किया, लेकिन नमूदरी ने अब तक मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। राका सेरा, जंग बहादुर, जल्दी ऊपर आओ। लेकिन वह यह सब नहीं देख रहा था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। ध्रुव अब तक कमरे के दरवाजे पर आ पहुंचा था, लेकिन उसके कुछ कर पाने से पहले ही नमूदरी का शरीर अपनी अंतिम यात्रा के लिए चल पड़ता है। वन पुत्र का काम उसके साथी ने कर दिया था। धन्यवाद दोस्त, मैंने तुमको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने अपना खून बहाकर मेरी जान बचाई। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, उस वक्त तुम्हारी जान खतरे में थी। कायदे से अब मुझे तुमको पकड़कर कानून के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जंगल में वापस लौट जाओ। ध्रुव ने अपनी लगी बेल्ट पर एक बटन दबा दिया और बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। मेरा स्टार ट्रांसमिटर है जरूर, पीटर का मैसेज होगा। हेलो ध्रुव स्पीकिंग। ध्रुव, पीटर हियर। खबर जोरदार है, तुम यहाँ फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर आ जाओ, बाकी बातें मैं तुमको यहाँ आने पर ही बताऊंगा। ओवर। ध्रुव जिस रास्ते से आया था उसी से वापस लौटने लगता है और फिर फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में। हेलो शेखर, मैंने तुम्हारा केस हल कर दिया है, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था जैसी भी है ठीक है, सिर्फ एक भेदी है। फॉरेस्ट गार्ड ने उसको कमज़ोर बना कर रखा था। कौन ध्रुव? ओह, कैसा केस? तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने वाला। वह नमूदरी के पास से खबर पहुंचाया करता था कि नेशनल फॉरेस्ट के किस एरिया में किस दिन फॉरेस्ट गार्ड नहीं होंगे, ताकि वह बेधड़क उस एरिया के पेड़ काट सके। ओह माय गॉड, कौन है वह जासूस? उसका नाम नायर है शेखर, नायर। लेकिन इस नाम का तो कोई भी हमारे पास नहीं है। है शेखर, और वह इसी कमरे में है। क्या कह रहे हो? इस कमरे में तो सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और पीटर है। वह दिखेगा नहीं शेखर, क्योंकि वह एक दराज के अंदर है। दराज के अंदर? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं शेखर, तुम खुद ही देख लो, यह सब क्या है। यही है ना नायर, तुम्हारा दूसरा रूप। तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? यह सामान मेरा नहीं है, बनने की कोशिश बेकार है शेखर। मैं तुमको अपनी आंखों से रूप बदलते देख चुका हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुबह तुम मुझे जंगल के अंदर क्यों नहीं ले जाना चाहते थे। मैं समझ रहा था कि तुम डर रहे हो। वैसे तुम डर तो जरूर रहे थे, पर जंगली जानवरों के डर से नहीं, बल्कि पकड़े जाने के डर से। यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही नमूदरी के आदमी वन पुत्रों के हाथे अधमरे हो गए थे, वरना तुम वहीं पकड़े जाते। शेखर के शर्म से झुके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ पीटर, मैं थोड़ी देर में वहीं पर आता हूँ। और फिर तुमने मेरी आंखें खोल दी ध्रुव।
अब मैं समझ गया हूँ कि वृक्षों के दुश्मन नमूदरी जैसे चंद लालची इंसान हैं। तुम जैसे अच्छे इंसानों के हाथों इस हरियाली और जंगलों का भविष्य सुरक्षित है और मुझे खुशी है कि मैं शहर आकर तुमसे मिला और इंसानों के बारे में मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। अगर ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो किसी भी पेड़ या पौधे से बोल देना, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा वनपुत्र। बाद में तुमने वनपुत्र को भागने का मौका देकर बहुत बड़ी गलती की है ध्रुव। वह एक हत्यारा है, उसको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी। उसने किसी की हत्या नहीं की है सर। नमूदरी और उसके आदमी पेड़ों में फंसकर मरे हैं, फंसकर। पेड़ों ने उनकी हत्या वनपुत्र के इशारे पर की है। क्या आप यह बात अदालत में जज के सामने यही बात दोहरा पाएंगे या जज आपकी बात पर यकीन करेंगे? तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं करेंगे। फिर एक अनोखी सभ्यता के वंशज को मारने का क्या फ़ायदा? चलो इसको भी हम अनसुलझे केसों की लिस्ट में डाल देते हैं। ओके, और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।